नमस्कार। आज जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखे हुए शीर्षक से अंदाजा लग रहा होगा कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग, न्यादर्श के गुण और दोषों पर हम विचार करने जा रहे हैं। हमने अब तक जो कुछ भी तलाशा है उसमें मानव का एक प्रमुख गुण ये रहा है कि उसने अपने लाभ को देखा है कि कैसे उसे उसका मंतव्य प्राप्त हो जाएगा, कैसे उसे उसका गंतव्य प्राप्त हो जाएगा, कैसे लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और इसी वजह से हमने जिस समय जिस तरह के साधन हमारे लिए उचित लगे उनका हमने प्रयोग किया है। इसी तरह से शोध के परिक्षेत्र में हमने बहुत सारा कार्य किया और आग की खोज से लेकर पहिए की खोज से लेकर और आज तक निरंतर हम शोध कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जब हमें मानवीय गुणों पर आधारित चीजों की व्याख्या करनी होती है तो हमारे शोध का डिजाइन चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है। और इसीलिए हमें बहुत सारे लोगों से उस पर उनका मंतव्य जानने की इच्छा होती है। अगर कोई चीज़ मार्केट में आ रही है बिकने के लिए तो उससे पहले शोध किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, अंदाजा लगाया जाता है कि लोग किस तरह की चीज़ें पसंद करेंगे। और यहाँ पर जो शैक्षिक जगत है वह तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत आकाश है और इस जाज्वल्यमान आकाश में चमकने वाले नक्षत्र हमेशा अलग अलग होते आए हैं। शोध का परिक्षेत्र अत्यंत व्यापक है और किसी भी परिणाम तक पहुंचने हेतु पग पग पर तथ्यों के गुण दोष का विवेचन करने पर ही हमें यथार्थ का बोध हो सकता है। शोध कार्य से सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए भी न्यादर्श के गुण दोषों को समझना परम आवश्यक है। यद्यपि न्यादर्श अधिक उपयोगी है लेकिन इसके भी कुछ गुण हैं, कुछ कमियां हैं, सीमाएं हैं और इन्हें हम इस प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं सरलतम रूप से आपके बीच रखने का। तो आइए पहले हम विचार कर लेते हैं कि मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग, न्यादर्श के गुण क्या है। आप समझिए कि जब हम न्यादर्श लेते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि सब लोगों तक पहुंचना कठिन है तो क्या किया जाए। ऐसे में एक पहला इसका गुण निकल करके आता है समय की बचत। हम हर एक तक नहीं पहुंच सकते। हर एक तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दिशा, दशा, स्थिति, मौसम, सभी के साथ में आवश्यकता होती है समय की। और समय सीमित है, हमारे जीवन का कालांश भी नियत है और इस वजह से हम कम समय में अधिक कर लेना चाह रहे हैं। और जब हम इस तरह का करना चाहते हैं तो आवश्यकता होती है कि सारे लोगों तक न जा करके उन प्रतिनिधिकारी शक्तियों से मिल लिया जाए और उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया जाए। जो लोग शोध के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे इसकी महत्ता को समझते हैं और इससे बहुत अधिक समय की बचत होती है। जब हम हजारों और लाखों के बीच न जा करके केवल कुछ सैकड़ों से उसका काम चला लेते हैं तो हमारा समय बहुत बचता है। तो इस तरह से एक गुण है इसका, मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग में आएगा, न्यादर्श के गुणों में आएगा समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। और दूसरी इसकी क्वालिटी है श्रम की बचत। जिस तरह से हमारा ये समय बचता है उसी तरह से हमारा श्रम भी तो बचता है। हमारा आना जाना, वो थकान, वो यात्राएं, सभी कुछ में तो कमी आ जाती है। तो इस तरह से हम अपने श्रम की भी बचत कर लेते हैं और वो श्रम हम दूसरी ओर लगा करके और अच्छे और फलदायी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और विविध क्षेत्रों में हम तलाश कर सकते हैं, विविध क्षेत्रों में हम शोध कर सकते हैं। एक और इसकी क्वालिटी में आएगा, इसके गुणों में आएगा कि गहन व सूक्ष्म अध्ययन, इन डेप्थ एंड डिटेल्ड स्टडी। अगर हम एक एक के बारे में अध्ययन करने लगेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि हम एक सैंपल साइज बना लें, हम सोच लें कि इस तरह के इतने बच्चों पर हमें अध्ययन करना है। और उसी परिक्षेत्र में भी तो बहुत सारी कैटेगरी की सब कैटेगरीज होती हैं जिससे कि हम ये पता करते हैं कि इसमें सार्थक अंतर है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हम
केवल एमए के बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं, तो एमए के बच्चों में वो विद्यालय के यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी हो सकते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, ये एक डिफरेंस हो गया। वो लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकता है, ये डिफरेंस हो गया। वो शहरी हो सकता है, वह ग्रामीण हो सकता है, यह अंतर हो गया। वह आर्थिक रूप से सशक्त और वो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, यह भी एक हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी एक क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं तो उसकी बहुत सी कैटेगरी और सब कैटेगरीज मिलती हैं, और हम पूरी जनसंख्या पर काम करेंगे तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। हमें ये तलाश करने में ही समय चला जाएगा कि उनकी स्थितियां हैं किस तरह की। इसलिए इस सैंपल को लेने के बाद, छोटे सैंपल को लेने के बाद हम उसका गहन और सूक्ष्म अध्ययन निश्चित कर पाते हैं, और फिर जो हमारे परिणाम निकलते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अगली बात, प्रशासकीय सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हम जो एडमिनिस्टर करते हैं, प्रशासन करते हैं, जो हम अपनी क्वेश्चनर बनाते हैं या हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है उस टेस्ट को लेकर के हम पहुंचते हैं, तो उसके प्रशासन में भी हमें सुविधा रहती है जब हम सैंपल का चयन कर लेते हैं। जब हमें 100, 200, 500 लोगों पे काम करना है तो हमें उन पर एडमिनिस्टर करना तुलनात्मक रूप से सरल हो जाता है लाखों लोगों के ऊपर काम करने की तुलना में। तो इसका एक ये बहुत बड़ा फायदा है कि हमें प्रशासन के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाती है। तो ये इसकी एक क्वालिटी कही जाएगी, उसका एक गुण कहा जाएगा। एक और बात, विशिष्ट दशाओं में उपयोगी। आप समझिए कि हम जब एक एक के पास जाएं तो ऐसी स्थिति में समय, श्रम आदि तो लग ही रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आंधी है, बरसात है, तूफान है, या इस तरह की स्थिति है कि उन जिसके यहाँ सॉरी हमें जाना है, जो हमारा प्रयोज्य है, उसके साथ बैठ करके, और उन स्थितियों में काम ही नहीं किया जा सकता जो उसके घर की स्थितियां हैं, हमारे घर आने को वो एग्री नहीं है। ऐसी स्थिति में एक स्थल जहां पर कि सबके सब उस तरह के लोग मिल सकते हैं, तो वहां पर उस कार्य को करना ज्यादा सुगम होगा। मान लीजिए हमें सारे हड्डी टूटे हुए लोगों का अध्ययन करना है, तो जो अस्पताल है इस तरह का, वहां पर जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां बातचीत सुगमता से हो जाएगी। और जो है इस विशिष्ट दशा में हम ये ढूंढते फिरें कि किस किस के घर में लोगों की हड्डी टूटी है, इसकी जगह वहां पर जाकर के काम करना ज्यादा सरल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट दिशा में ये सैंपल का इस्तेमाल करना बहुत उपयोगी होता है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें डीफ एंड डम स्टूडेंट्स पे काम करना है, तो डीफ एंड डम हर एक घर में जाकर के पता करने की जगह अगर मान लीजिए हम उनके विद्यालयों में चले जाएं तो हमें एक साथ इस तरह के कई बच्चे मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट दशाओं में ये बहुत उपयोगी है, यूजफुल इन स्पेसिफिक कंडीशंस। अगली बात, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है, वह होती है लोच की, यानी लोच का गुण, क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हम सैंपल साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। हम अध्ययन करते वक्त ये महसूस कर सकते हैं कि यह हमारा सैंपल साइज छोटा है। हम ये महसूस कर सकते हैं कि इसकी ये विमा, ये डायमेंशन इसका छूट रहा है, इसको भी इसमें शामिल किया जाए, इससे इसका भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो ये क्वालिटी है फ्लेक्सिबिलिटी की, ये बहुत ही बेशकीमती कही जा सकती है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण कहा जा सकता है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मितव्ययता। हम लोगों के पास सीमित मात्रा में धन है और वो भी इस मद पर खर्च करने के लिए हम कितनी हमारी क्षमता है, इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम अपने सैंपल साइज के हिसाब से 1000 लोगों के पास जाने आने की व्यवस्था करेंगे, तो जहां समय लग रहा है, जहां श्रम लग रहा है, वहां धन भी तो लगेगा। और अगर मान लीजिए हम उन्हें अपने यहाँ बुलाने की व्यवस्था रखते हैं, तो कोई आएगा तो क्या हम उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे? और इन सब में भी क्या धन नहीं लगेगा? तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए हम उन जिनके बीच हमें काम करना है, मान लीजिए वकीलों के ऊपर काम करना है, तो वहीं कोर्ट पहुंच गए, तो ये सब धन बच जाएगा, इकोनॉमिकल रहेगा और हम मितव्ययी तरीके से उनसे संबंधित डाटा कलेक्ट कर सकेंगे। इसी तरह से मान लीजिए हमें डॉक्टर्स पर कार्य करना है, तो उन्हें
सारे डॉक्टर्स पर काम करना तो बहुत ही टिपिकल होगा, और ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा मितव्ययी रहेगा कि हम विभिन्न अस्पतालों का चक्कर खुद लगा लें। और इसी तरह से विभिन्न क्षेत्र हैं शोध के, उन सारे शोध के क्षेत्रों के लिए जहां पर बहुतायत में उस तरह का सैंपल मिल सकता है, उस तरह के लोग मिल सकते हैं, वहां पर पहुंचना अधिक मितव्ययी होगा और पूरे पर काम करने के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। तो ये इसकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और जिसकी वजह से तमाम शोध कार्य पूरे हो पाते हैं कि ये मितव्ययी है। अब हम विचार करते हैं कि जहां हमने देखा कि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, तो ऐसा नहीं होता कि केवल खूबियां ही खूबियां हों, सीमाएं भी होती हैं। और उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा मतलब है, एक तो ये हमें सिखाती है सामंजस्य की क्षमता, सामंजस्य की योग्यता, और दूसरे ये हमारे दृष्टिकोण को इतना अधिक व्यापक कर देती है कि हम सोच पाते हैं कि अगर किसी में खूबियां हैं तो उसकी सीमाएं भी होंगी, और इसी वजह से फिर हम आगे चेंजेस करते हैं, आगे परिवर्तन करते हैं और नई नई व्यवस्था को लेकर के आते हैं जिसमें तुलनात्मक रूप से कम सीमाएं हों, कम कमियां। तो इस सैंपल व्यवस्था ये हमें द बेस्ट व्यवस्था लगती है, और इसमें रैंडम तो बहुत ही अच्छी लगती है कि हाँ हमने प्रतिनिधित्व कर लिया है, लेकिन इसकी बहुत सारी सीमाएं भी हैं। जिस तरह से इसकी क्वालिटीज हैं, जिस तरह से इसके गुण हैं, इसकी सीमाएं भी हैं। तो आइए अब हम विचार कर लेते हैं कि डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग, न्यादर्श के दोष क्या हैं अथवा सीमाएं क्या हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसके दोष। दोष का मतलब सीमाएं, कमियां। जो हमारी सैम्पलिंग व्यवस्था है इसमें क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, आइए अभी हम इस पर विचार करते हैं। अभी हमने विचार किया था न्यादर्श के गुण पर, मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग पर विचार किया था। अब हम विचार कर रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग पर। तो आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमी रही होगी, और नहीं तो लोगों की दृष्टिकोण उन कमियों को दिखा देता है। लोग कहते हैं वाह ईश्वर ने कितना अच्छा सोना बनाया है, बस इसमें सुगंध ही नहीं डाली। कहने के अंदाज अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी सीमाओं को तलाशना भी ये मानवीय स्वभाव ही रहा है। तो इसमें क्या क्या सीमाएं हैं? पहली सीमा तो यह है कि प्रतिनिधि न्यादर्श का चयन दुष्कर है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्शन इज डिफिकल्ट। ये कहना कि हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो गया अपने आप में धोखा नहीं है क्या? यह संभव ही नहीं है कि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो जाए, और इसलिए प्रतिनिधि न्यादर्श का चयन बहुत ही कठिन है। जैसे हम ये कहते हैं कि आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आए पूरे कोर्स में से, तो क्या वो 5 प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अगर आप इसका ईमानदारी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये संभव नहीं है। ये सही है कि बहुत बड़े क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ये कहना उतना ही गलत होगा कि वो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा सैंपल है वो सही है कि बहुत बड़े परिक्षेत्र का आकलन में हमारी मदद करता है और एक दृष्टिकोण विकसित करने में हमारी मदद करता है, लेकिन हम ये कह दें कि सबका प्रतिनिधित्व हो गया है तो ये अपने आप में एक गलत बात होगी, ये सच से मुकर जाना होगा। अगली बात, पक्षपात की संभावना। हम मानव हैं, हम व्यक्ति हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, देवता नहीं हैं, गलतियां हमसे होंगी और हमारे दृष्टिकोण बाइस्ड हो सकते हैं, पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा दृष्टिकोण ही पक्षपातपूर्ण है तो हम उससे सही परिणाम की आशा कैसे कर सकते हैं? तो ये एक इसकी बहुत बड़ी कमी कही जाएगी, और ये कमी कैसे दूर होगी ये सब आप जो आने वाले चिंतक हैं इन सबको सोचना होगा कि कैसे इसका प्रभाव कम से कम हो। जब पोटेशियम साइनाइड का स्वाद चखने की बात आई तो कई वैज्ञानिकों ने अपनी जान दे दी। बाद में यंत्रों के माध्यम से भी पता लगने लगा कि उसका स्वाद कैसा है। तो इसी तरह से इस क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता होगी कि हम इस बायस्डनेस को कम करने के लिए, इस पक्षपात को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं शोध के परिक्षेत्र में, इस पर भी हमें विचार करना होगा। लेकिन आज तो ये इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है ही। दूसरी बात, 2 बातें हमने अभी कर ली हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि पर्याप्त ज्ञान का अभाव। जितने लोग शोध जगत से जुड़े हुए हैं, जो लोग शोध पर कार्य कर रहे हैं,
सबके ज्ञान को हम ये कहेंगे कि वो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तो हायर स्तर है, ये संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो परिणाम हो वो बहुत उच्च कोटि के हो। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी कुछ दिनों पहले स्काउटिंग कैंप का सर्वे कर रहे थे तो एक जो सज्जन आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे वाह बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ये तो हम इस तरह की पट्टिका अपने कॉलेज में बनवाएंगे। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि वो स्काउटिंग गाइडिंग के नियम है और नियम इजीली हम ले सकते हैं। वो उसका फोटो ले करके और अपने एक आदमी से कह सब लिख लेना है इसको, उसके बाद फिर हम इसको बनवाएंगे, जबकि उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने उस परिक्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और पर्याप्त ज्ञान का अगर अभाव होगा तब फिर हमारा जो सैंपल है उससे मिलने वाला परिणाम और त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। अगली बात, विशिष्ट ज्ञान आवश्यक, स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड। शोध के कार्यों से जुड़े हुए लोगों से हम आशा करते हैं कि उनके पास स्पेशल नॉलेज है, उन्हें पता है कि न्यादर्श त्रुटि क्या होती है, न्यादर्श त्रुटि को कैसे कम किया जाता है, उन्हें पता है कि विभिन्न स्टैटिस्टिकल डाटाज और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में भी कमियां आती हैं और उन कमियों को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम आज तक ज्ञात जो कुछ भी है उसके आधार पर। लेकिन अगर हमें विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम बहुत त्रुटिपूर्ण निर्णय लेंगे और उस त्रुटि का ज्यादा इफेक्ट आएगा हमारे शोध कार्य पर। इसलिए विशिष्ट ज्ञान जो है बहुत आवश्यक है। एक और बात, इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जो न्यादर्श का साइज हम ले रहे हैं वो साइज सही है, नहीं न्यादर्श पर स्थिर रहना कठिन। वो जो सैंपल का साइज है क्या वो सचमुच प्रतिनिधिकारी है, क्या उससे ज्यादा या उससे कम नहीं लिया जा सकता है। और जो हमारा शोध कार्य आप देख रहे हैं और जितने भी लोग शोध कार्य से जुड़े हुए हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि लगातार 4 वर्ष तक उन्होंने शोध कार्य नहीं किया, 2-1 महीने में उन्होंने बहुत मेहनत की है कह सकते हैं, डाटा कलेक्शन करने में बहुत मेहनत की है कह सकते हैं, लेकिन जो हमने काम किया है वह 1-2 महीने में किया है। तो ये जो है ये अपने आप में उतना ही गलत है जितना कि इस वजह से हमने टाइम को कम किया कि हम ज्यादा लोगों के पास जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा धन लगेगा, ज्यादा वो सब कुछ लगेगा। ऐसी स्थिति में इतना हमारे पास है नहीं, जबकि हम बहुत सारे फालतू कार्यों करते हैं। तो एक ये कह देना कि ये इसके लिए निश्चित न्यायाधीश है, इस क्वालिटी के लिए न्यायाधीश पर्याप्त है, ये अपने आप में एक कठिन काम है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। और एक और इसकी बहुत बड़ी सीमा है कि न्यायाधीश सार्वभौमिक विधि नहीं, सैंपलिंग इज नॉट ए यूनिवर्सल मेथड। आप समझिए जब हम ये कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और सूर्य की जो ऊर्जा आज निकल रही है उतनी ही कल निकलेगी, उसी तरह की नाभिकीय विखंडन संलयन की प्रोसेस होंगी और उतनी ही ऊर्जा उसी मात्रा में आएगी, यह भी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज के बारे में यह कह देना कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह अपने आप में गलत है। और निरंतर सुधार होंगे, निरंतर शोध होंगे, निरंतर नई विधियां आएंगी और निरंतर नए कार्य होंगे। ऐसी स्थिति में हम यात्रा पर हैं, हम उस अनंत की यात्रा पर हैं जो हमें बेस्ट से दी बेस्ट की ओर ले जाती है, जो अच्छा से बहुत अच्छा की ओर ले जाती है, जो हमारी तलाश को क्रमशः धीरे धीरे और ज्यादा गुण से संपन्न बनाती है। तो ऐसी स्थिति में सैंपलिंग जो है यही सार्वभौमिक विधि नहीं है, ये इसकी सीमा है। अगली बात, न्यायदर्शन प्रयोज्य की अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग सब्जेक्ट। जिनके पास हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं क्या वो मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। और फिर हमारा मूड और उसका मूड, हम सामान्य से प्राणी हैं, चेतन हैं और इसमें परिवर्तन होता रहता है विचारों में। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि यही बिल्कुल फिट है, तो
तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सीमा है, और जिन लोगों ने शोध कार्य किया है उन लोगों ने इसका बहुत खामियाजा भुगता होगा कि आज वो जा रहे हैं वहां पर ये सोच के जा रहे हैं कि वहां से हम 30 लोगों से भरवा करके लाएंगे और उस पूरे शहर में अपना दिन जो है खपाएंगे। और जब वहां पर गए, मौसम खराब हो गया, या फिर वहां पर जिन लोगों से हमें बात करनी थी वो लोग जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे वहां पर किसी वजह से कंडोलेंस हो गई, या कोई और कार्य उपस्थित हो गया जिसकी वजह से डाटा कलेक्शन में दिक्कत आई। जैसे तैसे मांग जांच करके तो हमने ये व्यवस्था बनाई थी कि इस दिन की छुट्टी भी ली थी कि वहां पर जाकर के हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो गई। तो जो न्यायदर्शन प्रयोज्य है वो उसकी अस्थिरता भी ये इस हमारे सैंपल की एक कमी है, क्योंकि हमने तो वैसे ही चुना था न्यायाधीश के लिए कि उन्हीं पे जाकर काम करना है, हमें तो इस परिक्षेत्र के इन लोगों पर ही काम करना है। तो ऐसी स्थिति में न्यायदर्शन प्रयोज्य की अस्थिरता भी इस न्यायदर्शन की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी सीमा है। ये सारी बात जहां है वो सही है कि इसकी क्वालिटीज भी हैं, इसके गुण भी हैं, इसके दोष भी हैं, लेकिन जब तक हमारे पास एक नई व्यवस्था ऐसी नहीं आ जाती जो कि इससे ज्यादा कुशल हो, तब तक तो हमें इनसे काम चलाना ही पड़ेगा और इसमें हमें तलाशना पड़ेगा कि हम किस तरह से कार्य करें जिससे कि कम से कम दोष आ पाए। तो आज हमने ये विचार किया कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं सैम्पलिंग की। ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर आपके बीच रखा है, इसके सारे हेड्स वगैरह, इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारे के सारे आपको educationacharya.com पर गूगल पर उपलब्ध होंगे। और ये वीडियो तो आपके पास पहुंच ही रही है, आपको ठीक लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन साथियों को दीजिए जिससे कि वो इसको समझ पाएं। असल में ये एक हमारा बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व है कि हम शोध के कार्यों में गुणवत्ता लाएं, और अगर हम गुणवत्ता लाए तब ये जो हमारी पीढ़ी चल रही है, ये पीढ़ी जब खत्म हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सचमुच काम तो उन्होंने बहुत किया था, और इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भी शोध से संबंधित चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे। हमारे शासन की भी यही व्यवस्था है कि उसने शोध को हायर एजुकेशन पीजी से उतार करके अब डिग्री लेवल पर लेकर के आए हैं और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उसको शामिल किया गया है, तो शोध ग्रेजुएशन स्तर पर आ गया है। आने वाले समय में लोग पीएचडी कर पाएंगे ग्रेजुएशन के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ हो लेकिन क्वालिटी बनी रहे, और अगर क्वालिटी बनी रही तो देश की प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर क्वालिटी गिर गई तो बहुत सारे शोध करने का भी कोई फायदा नहीं। तो इस आशा के साथ कि आगे आने वाले समय में अच्छे गुणवत्ता युक्त शोध होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।